Good afternoon, Sandeep. Good afternoon, Deepti. Good afternoon, Manisha. Good afternoon to all. वर्कशीट करी थी इसकी आप लोगों ने? Yes, sir. क्वेश्चन बने थे। क्वेश्चन बनने का मतलब ये है कि आपके आंसर्स मैच कर रहे थे विद आंसर की। सोनाक्षी, यश, सर एक दो क्वेश्चन में डाउट था। हाँ एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, वो डिस्कस कर लेंगे। चलो बताओ, मेरा डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर बताओ। 10th one sir. हाँ 5th. The government has imported large quantity of sugar as per trade agreement with other countries. The price of the sugar in the market have fallen sharply in the recent months. आपको क्या लग रहा है सुनाक्षी इसका? पहले तो आप क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं क्या? Yes sir, कर सकते हैं। The government has imported का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने because of an agreement with the other country उन्होंने एक large quantity of sugar को import कराया है, large quantity, ठीक है। जब मार्केट के अंदर कोई चीज ज्यादा मात्रा में होती है, करेक्ट, जब मार्केट में कोई चीज ज्यादा मात्रा में होती है, प्राइस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट हैज फॉलन शार्पली इन द रिसेंट मंथ। एक चीज बताओ, अगर चीज मार्केट में कम होती है ना, ऑब्वियसली बात है कि जो खरीदार है, जो उसका कंज्यूमर है, वो या तो कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो इंक्रीज होगा, कम कभी नहीं होता है ना। जैसे कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या जो कंज्यूमर है वो कांस्टेंट रहेगा, वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी बहुत रेयर केस है, वरना वो इंक्रीज ही करते रहेंगे, ठीक। तो अगर मार्केट में कोई चीज की मात्रा कम है और खरीदने वाले लोग उतने ही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि सप्लाई कम है, डिमांड उतनी है या बढ़ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। अगर हम 10 लोग हैं, हम 10 लोगों को पर्क खरीदने जानी है मार्केट में, मतलब पर्क चॉकलेट है ना, और उनके पास 3 अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है दुकानदार अपना प्रॉफिट कमाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसको बेचेगा। लेकिन अगर मार्केट में चीजें ज्यादा है ना, ज्यादा है, तो जल्दी से जल्दी स्टॉक खत्म करना चाहते हैं लोग अपने पास, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट हैज इंपोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर एज पर द ट्रेड एग्रीमेंट अदर कंट्रीज। इसका इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है, इसका जो इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं, नतीजा हिंदी में हम इफेक्ट क्या बोलते हैं, इसका जो इनडायरेक्ट प्रभाव वो यही है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। टमाटर की खेती ज्यादा हो रही है, बहुत खेती और या फिर इंपोर्ट कराना दूसरे कंट्री से, तो उससे क्या होता है इनडायरेक्ट वे में जो प्राइस है वो गिर जाता है। समझ आया? मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा आपका ये। बाकी आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, आपका माइंडसेट क्या है, क्या सोच रहे थे आप?
This topic is all about discussion, and I would try to try to guide your thinking towards a particular direction. सोनाक्षी क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. यश आपको भी डाउट लगा है? कौन आएगा? 10 यश या आवाज 12? 10th और 12th. चलो 1 to 5 तक किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? 1 to 5 तक कोई डाउट है क्या? मैं प्लान कर रहा हूँ कि आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट वीक से हम जितने भी लोग बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, है ना, मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से सैटरडे टू सैटरडे, ऑब्वियसली बात है एक दिन में नहीं होगा, हम लोग बैंकिंग का मेंस का पेपर सॉल्व करते हैं, रीजनिंग का, जो भी आपका मेमोरी बेस्ड रहता है। अगर आप लोग एग्री करते हो और आप लोग सभी लोग, इसीलिए हम लोग प्लान करेंगे यूट्यूब पर उसको लाइव करने का। तो बैंकिंग का मेंस स्टार्ट करेंगे, पहले क्लरिकल के संग स्टार्ट करेंगे, जब आप उसके संग आप वो हो जाओगे एक बार, है ना, इट विल हेल्प यू अगर आप इस तरीके से इसको करते हो। ठीक है, चलो मैं प्लान करता हूँ एंड देन आई विल लेट यू नो। ये हम सैटरडे टू सैटरडे करेंगे, और हाँ ऑब्वियसली बात है कि इसमें कम से कम है एक मॉक टेस्ट को करने के लिए 15 दिन लगेंगे। रीजन क्या है कि हम सैटरडे टू सैटरडे सॉल्व करेंगे, 1 घंटे में पूरा मॉक टेस्ट वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 45 लगभग क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 वीक्स। ठीक है, एक हमारा क्लास रहेगा मींस का क्रिटिकल रीजनिंग का, और एक हमारा मॉक टेस्ट रहेगा। इससे आपकी तैयारी अच्छी रहेगी और आप लोग प्री की तैयारी करो और एक दिन थोड़ा थोड़ा मेंस भी देखते जाओ। ठीक है, चलो ओके 5 तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे का बता दो मुझे। चलो 6 से 10 तक। वन बाय वन गई ना, पहला 6 या 7 या 8 में से कोई, उसके बाद 9 या 10। इंद्रनील क्या हाल है, कैसे हो? अब तो आप हमारी मुलाकात के हफ्ते में एक बार ही होती है। सिक्स 7 8 और 10 मतलब सारे ही है ना। ठीक है, अब देखते हैं। The RBI or the Bank of India recently put restriction on few small banks in the country. ठीक है, the small banks in the private and cooperative sector in India are not in a position to withstand the competition of the bigger banks in the public sector. क्या लग रहा है, क्या आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हो अंजलि, इन दोनों स्टेटमेंट्स को इनसे कोरिलेट कर पा रहे हो? ये तो बड़ा रियल टाइम एग्जांपल है। बेसिकली जो मर्जर होता है बैंकों का या प्राइवेटाइजेशन होता है या उनके ऊपर शटर लग जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? एनपीए सबसे बड़ा कारण होता है उसका। एनपीए का मतलब क्या होता है, आपको बताएगा? सब लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ओके ओके, एनपीए थोड़ा सा क्या मतलब, बेसिकली क्या चीज है एनपीए? है क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो है, बट है क्या चीज? इसका मतलब होता है बैंक का तो काम है लोन देना, तो बैंक अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं, और अगर जो उनकी कस्टमर्स है वो 90 डेज तक किसी भी तरह का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अगर रिटर्न नहीं करते बैंक को, हाँ, तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रिटर्न नहीं करते हैं, तो वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाते हैं। एसेट का वर्ड यूज करा जाता है क्योंकि एसेट एक ऐसी चीज होती है जो आज मेरी है, कल भी मेरी ही होगी, मतलब उसमें मेरा हक है, वो मेरा एसेट है। हाँ, वो मेरा एसेट है, और अगर वो मेरा एसेट कोई लेके चला गया और मेरे को रिटर्न नहीं कर रहा, तो वो मेरा एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। उस केसेस उसी वजह से बैंकों को मर्ज किया जाता है, या फिर उस केसेस में बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के असमर्थ हो जाती है। तो करती क्या है, वो उन्हें प्राइवेट के हाथों में दे देती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, स्मॉल बैंक इन द प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया नॉट इन पोजीशन टू विथस्टैंड द कंपनी और बिगर बैंक इन द पब्लिक सेक्टर।
मतलब उनके संग जो कंपटीशन है उसके साथ वो नहीं कर पाए। पर इसी चीज की वजह से जो प्रभाव है वो ये पड़ा है कि रिजर्व बैंक हैज रिसेंटली पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। इसका आंसर होगा आपका दूसरा जो कॉज है और पहला इसका प्रभाव है। समझ आया अंजलि? दूसरा इसका कॉज है और पहला इसका प्रभाव है। ठीक है, आस्था, अमित कुमार, अनिकेत, अंजलि तो आपने पूछा ही था, अनमोल, दरक्षण, दीपक, दीप्ति, देव, कस्तूरी, खुशी, कोमल, कृतिका, मनीषा, मंटू, वही समझ में आ रहा है? ठीक है, काफी सारे लोग हैं, नीचे तक नाम देखते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं 7 और 8 क्वेश्चन। ठीक है, चलो read out the statements and then try to correlate them. Police authority has recently increased vigil during the evening hours in the locality. There has been a considerable reduction in the incidents of petty crimes in the locality. First of all, पहली चीज आपको क्या देखना है कि आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हो। Are you able to correlate these two statements? Are you able to correlate these two statements? Direction. This was your doubt, तो थोड़ा आओ सामने and then you will talk about it. पेट्रोलिंग की वजह से क्राइम कम हो रहे हैं। Exactly. देखो दोनों चीज है। अगर आप डायरेक्टली बात करते हो कि पेट्रोलिंग क्यों करी या क्यों बढ़ाई गई या क्यों पेट्रोलिंग करी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं छुटपुट कांड या फिर क्राइम वहां पर हो रही थी। अब आप जब पेट्रोलिंग प्रभाव किसका है? छोटे छोटे क्राइम्स हो रहे थे, उसकी वजह से उसको रोकने के लिए। अब पेट्रोलिंग बढ़ गई तो उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, उसका प्रभाव क्या होना चाहिए कि वो जो क्राइम है, ऑब्वियसली बात है कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है तो यू वांट कि वो कंसिडरेबली कम हो जाए। ठीक है दरअसल, तो यह पॉइंट क्या है कि अभी रिडक्शन, अगर देखो ऑब्वियसली बात है रिडक्शन अगर होता तो रिडक्शन किस चीज का प्रभाव है? वहां पर मॉनिटरिंग या फिर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, तो पहला आपका कॉज होगा, दूसरा आपका इफेक्ट होगा। समझ आया दरअसल? चलो क्वेश्चन 8। See, larger number of people have fallen sick after consuming sweets from a particular shop in the locality. Major part of the locality is flooded and has become inaccessible to outside. पहली चीज तो आप इसको कोरिलेट कर ही नहीं सकते। मैं मिठाई खाकर बीमार पड़ रहा हूँ, मेरे शहर में बाढ़ आने की वजह से बाहर के लोगों और मैं हमारा बाहर जाना बंद हो गया। पहली बात विकरण कोरिलेट है। फ्लड आना ऑब्वियस सी बात है, पानी पड़ा होगा या कहीं डैम टूट गया होगा या कुछ हो गया होगा, बांध टूट गया होगा, वो रीजन हो सकता है इस प्रभाव का। बीमार पड़ गए आप दवाई मिठाई खाकर, हो सकता है खराब खोया या जो भी चीज मिठाई बनाने काम आती है उसका इस्तेमाल किया होगा। ये तो दोनों चीज है, ये जो प्रभाव है ऑब्वियस सी बात है कि ये रीजन कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों प्रभाव है तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट कॉज इसकी है, दैट कैन नॉट बी द कॉमन कॉज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? दर्शन समझ पा रहे हो इसको किस तरीके से देखना है? सबसे पहले कोरिलेट करके देखना स्टेटमेंट को, अगर नहीं कर पा रहे यस सर समझ आ गया। नेक्स्ट डाउट जो आया था मेरे पास वो आया था डाउट नंबर 10। उमंग क्या कह रहे हो? सर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में डिफरेंस बता दो एक बार। देखो कॉज कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जैसे कि अगर मैं ये सिर्फ इतना बोलता हूँ कि इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, ठीक है, इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, सिर्फ इतना बोल के स्टेटमेंट छोड़ दो, तो ये कभी कॉज नहीं है। ये किसी न किसी चीज की वजह से उसका इफेक्ट है, उसका प्रभाव है। इंडिया पहले बैटिंग क्यों कर रही है? हो सकता है इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग करी हो सकता है कि अपोनेंट टीम ने टॉस जीत के बॉलिंग करी। समझ आया? दूसरा एग्जांपल, इस बार खेती बहुत अच्छी हो रही है,
अगर सिर्फ मैं इतना स्टेटमेंट बोलता हूँ कि इस बार खेती बहुत अच्छी हो रही है, तो ये प्रभाव, ये आपका कॉज नहीं हो सकता, ये परिणाम है किस चीज का? पानी अच्छा पड़ा होगा, बरसात अच्छी हुई, समझ रहे हो? तो कभी जो कॉज है ना, जो कॉजेज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा किसी ना किसी के इफेक्ट की वजह से होते हैं। लेकिन अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि इंडिया पहले बैटिंग कर रही है बिकॉज दे हैव वॉन द टॉस, अभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। इंडिया पहले बैटिंग क्यों कर रही है? क्योंकि उसने टॉस जीता है। मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ये अपने आप में कंप्लीट है, कॉज और इफेक्ट दोनों दे रखते हैं। लेकिन कभी भी एक कोई इंडिविजुअल स्टेटमेंट कॉज नहीं हो सकता। ये रीजन मैंने दिया था लास्ट में, और ये इसका रीजन है कि कॉज कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई बात हो रही है तो इट वुड हैव फॉलोड समथिंग बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, वो उसका इफेक्ट। समझ आया? तो थर्ड वाला बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफेक्ट में, इफेक्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ समथिंग। ठीक, अभी यहाँ पर देखो सी तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब बात आती है डी और ई की। हाउ डी एंड ई कैन बी कोरिलेटेड। अभी डी एंड ई कैन बी कोरिलेटेड इस तरीके से हो सकता है कि आप ये समझो, हाँ, जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटलों में मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ रही है, ठीक, पूरे शहर में, एक स्टेटमेंट दिया, पूरे शहर में लॉकडाउन लग चुका है। अभी अगर आप दोनों चीज देखो तो क्या ये दोनों चीज कोरिलेट हो रही? कोरिलेट तो नहीं हो रही, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ने की वजह से तो वहां पे लोग जमा नहीं होंगे, या हॉस्पिटल में लोग ज्यादा है इसलिए कोई लॉकडाउन लग गया। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में मरीज बढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन लगने के पीछे, इन दोनों चीजों के पीछे एक कॉमन कॉज हो सकता है। तो उस केस में आपका आंसर होता है, ये जो बोथ का स्टेटमेंट 1 एंड 2 है, दे कैन बी इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। उस केस में मैं बोलूंगा कि जब दो प्रभाव अलग अलग दिख रहे हैं तो दे कैन बी अ कॉमन कॉज, मतलब वो उनके होने का जो कारण है, जो उनका रिजल्टेंट है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज से ही निकला हो। जैसे कि यहाँ पर दो आपको इफेक्ट दे रखे हैं, ये इफेक्ट क्या दोनों एक कॉज के हो सकते हैं? पढ़ने से मालूम पड़ रहा है उमंग, क्या ये जो दोनों इफेक्ट है, क्या ये किसी भी एक पर्टिकुलर कॉज के हो सकते हैं? आप बताओ, पढ़कर समझ में आ रही है चीज? यस सर, यस सर। नहीं हो सकते ना। तो चौथा स्टेटमेंट वो यही कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, मींस दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट कॉजेस। इज दैट क्लियर? यस सर। सर इसमें बी वाला नहीं हो सकता ना? बी कैसे हो जाएगा? बी और ए होने के लिए दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई कोरिलेशन तो बैठना चाहिए। अगर आप इतना सोचो कि मैं मिठाई खाकर बीमार पड़ गया, और मैं बीमार पड़ गया इसलिए उस शहर में बाढ़ आ गई है, ऐसा हो सकता है? सर लॉजिक क्या लेकिन कुछ? इसमें ऑप्शन ई हो सकते हैं ना, इन दोनों कॉमन के कॉमन कॉज। कॉज। हाँ बताओ, रीजन बताओ, कॉमन कॉज कैसे होगा जरा? सर बहुत ज्यादा बारिश के कारण जब बहुत सारी चीजें इनएक्सेसिबल हो गई तो फिर वो नई चीजें खरीद नहीं पाए, और उन्होंने मिठाई बनाने के लिए पुराना सामान यूज किया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो गए। मतलब मे बी आई एम ओवर थिंकिंग, पर दिस कैन ओवर थिंकिंग नहीं एग्जिस्ट। कर रहे हो आप, फनी थिंकिंग कर रहे हो ना, आप फनी थिंकिंग कर रहे हो। ठीक अरे है, पर उन्होंने लिखा है कि फ्लड आने के कारण बहुत सारी चीजें जैसे इनएक्सेसिबल हो गई। मेजर पार्ट ऑफ द लोकेलिटी इज फ्लडेड एंड सम बिकम अनएक्सेसिबल टू आउटसाइड। मतलब सारी चीजें अनएक्सेसिबल हो गई, सब्जियां नहीं मिली, लेकिन हाँ मिठाइयां बनाई जा रही, मिठाइयां मिल रही हैं। यार लॉजिकल तो सोचो, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो। अभी आप इसके पीछे उससे भी ये बोलोगे सारे किसको भी सेटिस्फाई करने वाले रीजन को, उन दोनों चीजों का जो इफेक्ट है ये कैसे आप कोरिलेट कर रहे हो, ये आप ही जानते हो, मैं भी नहीं जानता। ठीक है, सर इसमें जैसे पर्टिकुलर शॉप लिखा हुआ है इसलिए तो हम उसको इंडिपेंडेंट बोल दे रहे हैं। अगर पर्टिकुलर शॉप ने लिखा होता तो कॉमन कॉज हो सकता था ना, नहीं हो ताकि सकता। आप एक चीज बताओ, फ्लड आने का रीजन और कोई ये जो मिठाई खाने की वजह से आप बीमार पड़ गए, ये कैसे आप कोरिलेट कर पा रहे हो? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मतलब गंदा पानी होगा फ्लड से और किसी भी चीज का प्रोडक्शन है। उसी पानी की मिठाई बनाएंगे, फ्लड का जो पानी आ रहा है। यार इतना सोचोगे तो क्रिटिकल रीजनिंग की तो लग गई फिर। ओके ठीक है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो थोड़ा सा, जो चीजें प्रैक्टिकली होती हैं दिखती हैं वो सोच रहे। ठीक है, हाँ मन हो जाए मिठाई खाने का, है ना, कोरोना चल रहा है मिठाई खानी है, रसगुल्ला खाना है, अल्टीमेट आप लोग भी। चलो
देखना। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ये वाला क्वेश्चन किसी ने डाउट नहीं पूछा, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वाह, यश का रीजन देख रहे हो आप लोग। यश क्या कह रहा है? यश कह रहा है कि सर जब बाहर फ्लड है तो कोई घर से बाहर मिठाई खाने क्यों जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ। देखो, कोरोना के टाइम में तो सब लोग घर में थे, हम लोग न्यूज देख रहे थे, यूट्यूब पे फनी वीडियोस देख रहे थे। शायद आप लोगों ने भी एक वीडियो देखा होगा कि एक मीडिया का पर्सन कोरोना के मीडिया को तो अलाउड था, है ना, तो एक बंदे का इंटरव्यू करना है क्योंकि लॉकडाउन था पूरे, तो वो बाहर निकला हुआ था। तो ठीक है, सबको पता था कि बेसिकली इंपॉर्टेंट काम करने के लिए निकले हुए। ठीक है, ये वीडियो आपने देखा होगा। तो बोलता है भाई किस जरूरी काम से तुम बाहर निकले हो? तो वो बोलता है कि मुझे चॉकलेट खाने का मन था, मैं इसलिए बाहर आया हूँ। और फिर उसकी बात सुन के पुलिस ने उसकी मार लगाई ना पीछे से। वो वीडियो देखा हो आपने यूट्यूब पे अगर, ठीक है। तो ये वाली वही कहानी हो गई कि बाढ़ आई हुई है, इमरजेंसी लगी हुई है स्टेट के अंदर, आपको मिठाई खानी है। ठीक है। चलो, there was a huge rush of people to the temple last Sunday, the 15th of the month. The temple authority had decided to close down the temple for repairs from 17th of the month. आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर? बी कैसे बोल सकते हो? यहाँ पर बी आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पहले कॉज आता है, उसके बाद उसका इफेक्ट आता है। और आप लोग क्या बोल रहे हो? दूसरा कॉज है, उसका इफेक्ट पहले। 17 तारीख को कॉज आ रहा है और 15 तारीख को उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ तो डेट दी हुई है साफ साफ। तो यही मैंने भी सोचा था, लेकिन इसमें ये डाउट था कि क्योंकि 17th को टेम्पल बंद होने वाले हैं, तो लोगों का रश हो गया 15th को ही कि हाँ टेम्पल बंद हो जाएगा, तो इससे पहले ही हम मंदिर चले जाए। So it can be the effect because they have used Yes, had sir. decided, so they have decided Past earlier. tense. देखो, यहाँ पर बी तो आंसर नहीं होगा, बट इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि आई हैव सीन यहाँ पर कुछ लोगों ने ए आंसर दिया है और कुछ लोगों ने इसका डी आंसर दिया है। ठीक, अब इसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि इन क्रिटिकल रीजनिंग में आपको अगर आप अलग अलग सोर्सेज पर जाओगे तो आपको जरूरी नहीं है हर सोर्स से एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। ठीक, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि चाहे वो सिलॉग सोचा क्रिटिकल रीजनिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही देखो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, अगर आप सबसे पहले पढ़ो कि देयर वाज अ ह्यूज रश ऑफ पीपल टू द टेंपल लास्ट संडे द 15th ऑफ द मंथ, द टेंपल अथॉरिटी हैड डिसाइडेड टू क्लोज ऑल द टेंपल फॉर रिपेयर्स फ्रॉम 17th ऑफ द मंथ। मैं अपना आपको रीजन देता हूँ इसका। यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें टेंपल से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको कोरिलेट कर पा रहा हूँ। अब ह्यूज रश होने की वजह से, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जब मुंबई वगैरह में या जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वहां पर जब गणेश चतुर्थी बनाई जाती है, जब वहां पर गणेश चतुर्थी बनाई जाती है, ठीक है, तो जहां से जो गणेश जी की मूर्ति को लाया जाता है, जहां पे विसर्जन किया जाता है, 15 को फेस्टिवल हो सकता है। मैं वही बात कह रहा हूँ, ह्यूज रश जो एक एग्जांपल है मंदिरों में, वो तभी होता है जब, जैसे कि अभी शिवरात्रि थी 2 दिन पहले, तो इसमें क्या होता है, भक्त काफी भीड़ में जमा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड यूज करा है रिपेयर। तो रिपेयर का मतलब क्या हो गया कि कुछ टूट फूट हो गई, तो वो चीज नहीं होती, लेकिन हाँ गंदगी जरूर होती है उसकी वजह से, लोगों के रश की वजह से। ठीक है, मतलब एक गंदा बंदा फैल जाता है, गंदा बंदा मतलब ज्यादा लोग होते हैं तो एक गंदगी सी फैल जाती है, तो उसकी साफ सफाई के लिए या उसकी या इसको बोलते हैं मेंटेनेंस के लिए उसमें कर सकते हैं बस अथॉरिटी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब रिपेयर वर्ड यूज हुआ, इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट करना और लॉजिकल आंसर देना नहीं ठीक लग रहा, लेकिन तब भी आई वुड गो विद ए, और इसका आंसर अगर डी भी है तो थोड़ा सा उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, क्योंकि लोगों के रश की वजह से आप रिपेयरिंग का काम नहीं कराओगे। ठीक है, लोगों के रश की वजह से रिपेयरिंग का काम कराना थोड़ा इलॉजिकल होता है, लेकिन फिर वही है कि जैसे कि अब जस्ट एग्जांपल अगर आप लो रियल लाइफ एग्जांपल, तो बड़े बड़े त्योहार जब होते हैं, वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, दही हांडी हो गया, ये सब चीजें हो जाती है। दही हांडी तो मंदिरों में नहीं होता, लेकिन गणेश चतुर्थी वगैरह जब मूर्ति को लाया जाता है तो उसकी वजह से
अब जैसे कहीं बोलते हैं पंडाल पंडाल वगैरह लगाई जाती है मूर्ति की उसके लिए स्थापना के लिए, तो उसकी वजह से वो पंडाल वगैरह हटाना, ये करना, रास्ता ब्लॉक हो गया, उस सब काम के लिए आप मंदिर का एरिया बंद कर सकते हो एक या दो दिन। लेकिन रिपेयर का काम कराना थोड़ा इलॉजिकल लगा, बट स्टिल कोरिलेट हो रहा है तो ए के सब में जाऊंगा। बाकी अगर आप बी बोलते हो तो यू माइट फाइंड समवेयर एज ऑप्शन नंबर डी एंड समवेयर एज ऑप्शन नंबर। सर रिपेयर क्यों नहीं हो सकता? रिपेयर वर्ड आप किस लिए यूज करोगे? सर जरूरी नहीं है, मे बी ऐसा हो जाए कि रश है तो आई एम नॉट सेइंग कि मंदिर टूट जाएगा, बट मंदिर में भी बहुत सारी चीजें होती है जो हो सकता है वो उसको नुकसान पहुंचाओ और उसको रिपेयर करना मैं हो। बोल रहा हूँ कि आई वुड गो विद ए, बट रिपेयर वर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है। नहीं सर, वही मैं कह रही हूँ कि हो सकता है रिपेयर, इलॉजिकल टोटली नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत तो हो सकता है लेकिन अगर रिपेयरिंग 80% केसेस लोगों को, तो आपको ऑप्शन ए के समझाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्पल में कुछ हुआ और तो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है, तो इट्स बेटर कि आप ए ऑप्शन के समझाओ इस केस। ठीक है, वर्कशीट में बी ऑप्शन गिवन है। क्या दिया हुआ है? यस सर, ऑप्शन बी। Statement 2 is the cause and statement 1 is effect. The temple authority decided to close the temple for repair from 70th of the month and there was a huge urgency. अच्छा, 2 cause मैंने बी ऑप्शन दिया है, करेक्ट। पर सेकंड तो क्या आंसर इस पे? ठीक, इसे करेक्ट कर लेने का, क्योंकि बी तो नहीं होगा। ठीक है, ए कर लेंगे, चलो बी तो नहीं होगा। ओके, अभी देख लेते हैं। अभी आप सर लोग मुझे तो बी लग रहा है कि 17 एक चीज मैंने आपको हिंट दी थी कि हमेशा जो इफेक्ट परिणाम होता है वो कॉज के बाद ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक कोई मंथ नहीं किया, लेकिन डेट दे रखी है और 15th ऑफ द मंथ और 17th ऑफ द मंथ दिया हुआ है, तो यहाँ से ये चीज क्लियर है कि पहले कॉज होगा उसका इफेक्ट आएगा, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मतलब बी ऑप्शन हम सिर्फ इसी चीज के कारण ही एलिमिनेट करेंगे कि किसी भी चीज का इफेक्ट पहले नहीं हो सकता। अरे अगर बात फिर वही आ गई ना, अगर किसी चीज का इफेक्ट पहले आ रहा है तो फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या दिक्कत है? हमेशा जो भी चीज आती है वो किसी कॉज की वजह से ही होती है, तभी वो उसका परिणाम होता है। इफेक्ट इंडिपेंडेंटली आता किसी कॉज के होने की वजह से होता है, समझ रहे हो? तो ये इसका ऐसे हो सकता था ना, अगर सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास होता कि उन्होंने कोई मतलब ऐसे नोटिस निकाला है 14th को कि हम 17th को रिपेयर होगा और 15th को बहुत ज्यादा रश था, फिर हम कह सकते थे ना कॉज और इफेक्ट। नहीं, कैसे? एक मिनट क्या बोला आपने, फिर से बोलो। कि जैसे सेकंड स्टेटमेंट में लिखा होता कि टेम्पल अथॉरिटी ने 13th ऑफ द मंथ को एक नोटिस निकाला कि 13th ऑफ द मंथ, हाँ 13th ऑफ द मंथ। अब आप क्या बोलना चाह रहे हो? एक तरीके से आपने दो स्टेटमेंट को इस तरीके से रिलेट किया कि कुछ बड़ी चीज होती है, कोई फेस्टिवल होता है तो उससे पहले की तैयारी। यस सर। तो ऑब्वियस ही बात है, हम घर की सफाई कर रहे हैं, दिवाली 2 दिन बाद आने वाली है। घर की सफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिवाली है, दिवाली परिणाम है, और कारण क्या है जो हम कर रहे हैं? घर की सफाई क्यों करी जा रही है? क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो ये एक अलग चीज होगी, आपने स्टेटमेंट को पूरा मॉडिफाई कर दिया, समझ रहे हो? अभी देख लेते हैं मैसेजेस। So I have one question. Yes, Shubhani. Sir, actually you are saying that on the 15th of the month, right? The rush in the temple. So there can be some reasons for causes for this, that festival is there or holiday is there, anything is there, right? And of the 17th of the month, that is a different date. On this date, you are saying that temple authority decided, but it can be due to the thunderstorm and any other reason. So why the option D is not correct? यही चीज मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर तब सोचना है व्हेन यू आर नॉट एबल टू कोरिलेट बोथ द स्टेटमेंट्स, वरना आप सोचते ही रह जाओगे। हर स्टेटमेंट का अपना रीजन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को कोरिलेट करना है। अगर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, तब जाके ये सब बातें सोचनी। मंदिर में 15 तारीख को रश था, मंदिर की रिपेयरिंग काम हुआ, इसको कोरिलेट नहीं कर सकते आप। अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हो तब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचोगे, अदरवाइज आप हर चीज के होने का अलग रीजन दे सकते हैं। अभी से मैंने एग्जांपल दिया
कि मेरे घर में सफाई कर रहे हैं, सफाई चल रही है, अगले 2 दिन बाद दिवाली आने वाली है, तो सफाई करने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, घर गंदा पड़ा था 2 दिन से। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर तब सोचना शिफाली जब आप उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ओके सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है लास्ट संडे सारी मार्केट बंद होती है, इसलिए सारे फ्री होने के कारण टेंपल गए हो। अगर सारे लोग नॉर्मली भी टेंपल जाएंगे तो वो रश नहीं कहलाता, वो जनरल भीड़ कहलाती है। रश का मतलब इन्होंने जो वर्ड रश यूज किया है, ह्यूज, मतलब रश के साथ साथ ह्यूज यूज किया है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, कोई फेस्टिवल था या कोई ऐसा पर्व था जहां पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब देखो ह्यूज रश होने का मतलब एक चीज बताओ, सारे लोग मंदिर अगर रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, मतलब नॉर्मली सब लोग जाते हैं, बट क्या उनकी टाइमिंग मैच करती है? नहीं ना, कोई सुबह 8 बजे जा रहा है, कोई 7 बजे जा रहा है। लेकिन जब कोई फेस्टिवल या कोई पर्व होता है तो एक ही टाइम पर सब लोगों को मिलना, एक मंदिर में इकट्ठा होना होता है, तो वो ह्यूज रश तब होता है जब सेम टाइम स्लॉट में लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, वर्ड्स को इस तरीके से समझो और सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट्स को कोरिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, और ज्यादा तो इसके पीछे कोई रीजंस नहीं है क्योंकि क्रिटिकल चीज है। ठीक है, इसलिए ट्राई टू बी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगी सोच, जो चीज एक्चुअल में होती है दिखती है उसके हिसाब से सोचो। ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ऐसे तो लाखों कारण एग्जांपल बन जाएंगे, फिर तो उसके आंसर पे ही पहुंचना आपकी सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। समझ रहे हो, मैं आपको माइंडसेट को इस तरीके से एक तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दिशा में कर रहा हूँ कि आप सबको, मुझे और कोई भी स्टूडेंट को डील कर रहा है उसको इस तरीके से सोचना है और इस तरीके से अप्रोच करना है। चलो, और कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को पूछो। सर सॉरी सर, मैं फिर से पूछ रही हूँ। आवाज एक्चुअली कम मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि इसमें सेकंड में लिखा है कि अथॉरिटी हैड डिसाइडेड टू क्लोज डाउन, तो उन्होंने मतलब पहले ही सोच लिया था कि हम 17 को बंद करेंगे। अगर एक तो सेकंड, this can be ये the सोच, genuine reason ना। हाँ ठीक है, आपने हेड बोला ना, यहाँ पर बीच में 16 तारीख भी तो आ रही है। अगर 16 तारीख को भी अगर इन्होंने ये चीज 15 को देखने के बाद 16 को बोली और 17 को ये स्टेटमेंट दिया, तो अभी तो हेड आएगा 16 तारीख में बोले, 16 तारीख में किसी चीज को देखने पे, तब भी तो पास्ट में चला गया। आप 15 के पहले क्यों जा रहे हो 14 को? मतलब हमें ज्यादा वो देखना है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा बन रहा है, कि ज्यादा देखो, स्ट्रॉन्ग एक चीज चीज याद बन रखो, रही है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कॉज एंड इफेक्ट में इतना ध्यान रखना है कि कॉज के बाद ही इफेक्ट आएगा। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं ना डेट वगैरह के, तो ये और इजी होते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये कॉज है और इसका परिणाम ये है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब आपने जो हेड वर्ड के लिए बोला तो उसके लिए बीच में डेट का बोलो। तो फिर जो आपने एग्जांपल दिया कि एक स्टेटमेंट है कि हम घर की सफाई कर रहे हैं और दूसरी स्टेटमेंट है कि 2 दिन बाद दिवाली आने वाली है, तो फिर इसका भी तो मतलब वही रीजन हो सकता है ना, जैसा आपने दूसरी बार बोला कि घर की सफाई इसलिए भी तो कर सकते हैं क्योंकि हमने हो सकता है 10 दिन से सफाई ही ना की हो। सुनो, तो फिर इसमें भी मैंने तो शेफाली को वो रीजन क्यों दिया, क्योंकि शेफाली आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कर रहा था जब हमें दोनों स्टेटमेंट कोरिलेट हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हर चीज का अपना रीजन हो सकता है, वो तब सोचना है जब दोनों स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे। जब दोनों स्टेटमेंट कोरिलेट कर रहे हैं तो आपको कोरिलेट करके ही आंसर देना। ठीक है, और ये पूरी दुनिया जानती है, एटलीस्ट इंडिया में सब जानते हैं कि घर में पुताई और सफाई का काम होता है दिवाली आती है। तो जब वो प्रैक्टिकल चीज पता है और ऐसा आपको दिख रहा है स्टेटमेंट में, तो आपको तो जाके सोचने की क्या जरूरत है। जरूरत तब पड़ती है जब स्टेटमेंट्स कोरिलेट नहीं। यस सर। वैसे भी अगर जो लोग डेली जाते होंगे तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो लोग नहीं जा रहे थे वो भी ये सुन के कि हाँ 17 से मंदिर बंद हो जाएगा वो चले जाएंगे। देखो मैं अपना एग्जांपल, मैं जैन हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ जैसे आपको पता होगा, इतना तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम जैन लोग लॉर्ड महावीर को मानते हैं। तो हमारे यहाँ जब महावीर जयंती बनाई जाती है तो उस टाइम पर टेम्पल में रश होता है सुबह 6 बजे, क्योंकि उसके बाद वो झांकियां निकलती है साथ में और उसमें सारी भीड़ जाती है। लेकिन वो ह्यूज रश कहलाएगा। अब हमारे यहाँ सब लोग रोज मंदिर जाते हैं, कोई सुबह 5 बजे जाता है, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, जा तो रोज रहे ना, बट दैट इज नॉट क्रिएटिंग ए ह्यूज रश, क्योंकि सबका टाइम पीरियड मैच नहीं कर रहा। ह्यूज रश कब होता है? जब कोई एक पर्व होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर इकट्ठा होने का टाइम सबका सेम होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ आपको मैच करना है। यस सर, क्लियर सर। और कोई परेशानी? यस,
अच्छा चलो, अभी 11 to 14 कोई डाउट किसी को? 11 to 14 कोई डाउट? अगर इसमें ही डाउट है तो वर्कशीट क्लास पीपीटी को कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो हमारे कुछ हमने सिर्फ 7 to 8% डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इतना इनफ है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में आप 14 + 14 28 के क्वेश्चन आप अराउंड कर लोगे और अपने प्रैक्टिस जब क्या बोलते हैं जब आप लोग टेस्ट वगैरह, तो उतना इनफ है प्रैक्टिस टॉपिक की, इतना ही टाइम देना है इसको। सर एक बार 14th वाला बता दीजिए। कौन सा वाला? 14th। ठीक है। The performance of most of the students in the final exam of class 10 in the school run by government was excellent. कहने का मतलब ये है जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कूल्स है उसमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है, यही तो लिखा है गवर्नमेंट परफॉर्मेंस मतलब रिजल्ट अच्छा था। मैनी टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स लेफ्ट द स्कूल एंड जॉइंड प्राइवेट स्कूल। एक चीज बताओ कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना इज अ पॉजिटिव थिंग, करेक्ट, और टीचरों का स्कूल छोड़ के जाना इज अ नेगेटिव थिंग। बच्चों का रिजल्ट आने का प्रभाव टीचरों के एडमिशन या रिजाइन या फिर अपना और टीचरों का आना कैसे कोरिलेट होगा? मतलब मैं आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ से सारे फैकल्टी रिजाइन करता है, वो क्या रीजन होगा? अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो हमारा जाने का रीजन क्या है? वो तो अच्छी चीज है ना, वो तो समझ रहे हो। और सारे टीचर स्कूल छोड़ जाए और उस वजह से बच्चों ने अच्छा किया हो तो ये भी थोड़ा सा न्यूसेंस है। कोरिलेट हो रहा है सोनाक्षी? यस। अब हाँ, तो इसका आंसर डी है क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोनों चीजों का जो रीजन है वो अलग ही होगा। बच्चों ने अच्छा किया, टीचर अच्छे थे, प्रैक्टिस शीट अच्छी हो रही थी, प्रॉपर टाइम पे क्लासेस हो रही थी, वर्कशीट हो रही, सब हो रहा था। अब टीचरों का रिजाइन करना उनका अलग रीजन हो सकता है, पर्सनल रीजन हो सकता है, कुछ मैटर हो सकता है ऑफिस में, कंपनी में, स्कूल में। समझ आया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ये वर्कशीट हमने कंप्लीट करी है। वर्कशीट में कोई इशू, कोई डाउट है? अगर इसमें नहीं है तो फिर हमारी पास हमारी क्लास पीपीटी भी है। और मुझे एक बार बता दो क्लास पीपीटी हम लोगों ने कहाँ तक करी थी, वो बता दो, और कोई डाउट हो तो वो भी बता दो। इतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। भाई जो भी महान अनुभव लास्ट क्लास में थे, क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गया था मनीषा, ठीक है, थैंक यू मनीषा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। The government has increased rate of petrol and diesel by 10% from the immediate effect. Oil producing countries have decided to increase 10% production of crude oil from the last quarter. हमें ये भी मान के चलो कि हमारे यहाँ जो ऑयल है उसकी सप्लाई बाहर से होती है, अरब कंट्रीज से होती है। तो अगर उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है तो किसी चीज का प्रोडक्शन आगे बढ़ाने से प्राइस क्यों इंक्रीज होगा? तो ऑब्वियसली बात है इंडिया का अपना रीजन होगा प्राइस का। हो सकता है जीएसटी बढ़ा दिया पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, स्टेट टैक्सेस हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों ही एक इफेक्ट ऑब्वियसली बात है, सीधा कभी होगा नहीं, और फिर हम इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे तो ए और बी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट कॉजेस की वजह से है, किसी एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से नहीं। सब लोगों का सेम आंसर आया, किसी को कोई डाउट हो तो बता। ज्यादा थिंक नहीं करना, बी प्रैक्टिकल और चीजों को देखना है कि भाई हाँ क्या एक दिशा में जा रही है, एक दिशा में जा रही है तो ठीक, नहीं जा रही तो फिर क्या अलग अलग दिशा से आ सकती है? नहीं। और मैंने ये चीज कैसे बताई थी? अगर दोनों दिशा एक जैसी हो तो वो सेम कॉस्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कोई डाउट किसी को? बाकी लोग भी बता दो भाई, सारे लोग हैं। स्वाति, अच्छा स्वाति ने आंसर कर दिया। सुशांत, सोनाक्षी, शेफाली,
No, sir. No, sir. ओके बेटा। सबके आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं। I feel like आप करेक्ट करोगे then we will move forward. पांच लोग का आंसर आएगा। B. 6 ओके। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अभी जिन लोगों को डी लग रहा है वो पूछ सकते हो। ए और बी में तो आप डिसाइड कर पाते हो। चलो, डाउट किसी को? खुशी? सर समझा दीजिए एक बार। देखो, यहाँ पर एक चीज बोलते हैं ना, एक बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन उसका एक इफेक्ट है। आप इसको सोचो। Civic administration recently hiked the property tax of the residential building by about 20%. अब एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सारे बैंकर्स ने बैंकर से डिसाइड किया था कि वो कुछ पर्टिकुलर डेट पर आपका क्या करेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक पर रहेंगे। स्ट्राइक पर रहना या फिर अथॉरिटी के सामने, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने अगर कोई चीज का हाइक किया तो वो ऑफिस के सामने जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, ऑब्वियसली बात है कि अगर वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अनरूली मूव, मतलब वो थोड़ा सा उधमबाजी भी कर रहे हैं। तो अगर वो उधमबाजी करेंगे तो अभी क्या है, उनका इकट्ठा होना इमीडिएट इफेक्ट है, और उनके इकट्ठे होने का उन्होंने उधम किया तो पुलिस लाठीचार्ज करेगी। तो वो चीज होती है जब भी किसी चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन अगर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। ये बोलूंगा मैं, यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन वो इफेक्ट आपको 95% केसों में देखने को मिलता है। समझ आया सोनाक्षी? यस यस सर। बी। सर इसका ई होगा। बी कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? पहले ये देखो, large number of people living in the low-lying areas has been evacuated during the last few days। मतलब उनको वहां से निकाला जा रहा है, तो इसकी वजह से अगर उन्हें वहां से निकाला जा रहा है, the government has reserved relief supplies for the people in the affected area। तो उन्हें जब वहां से affected area से निकाला जा रहा है, तो उनको वहां पर फिर कुछ, जब वहां पर affected area से निकाला जा रहा है, तो ये एक दूसरे का कॉज और इफेक्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे की वजह से नहीं हो रहा। ये मतलब कहीं पर अगर जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, अगर वो कहीं पे बोलता है कि यहाँ पर एक साइक्लोन आने के चांसेस है, तो वो एरिया खाली करा दिया जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर अगर आप ये भी बोलते हो कि कॉमन कॉज है, तो भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो। देखो, कोई एरिया खाली करा देना, खाली कराया कब जाता है, जब वार्निंग दे दी जाती है। करेक्ट, हाँ या ना बताऊंगे? Large number of people living in the low-lying areas has been evacuated during the last few days to safer place।
तो वो अब जब मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ, चेतावनी के बाद ही चीजें होती है कि भाई वो एरिया खाली कर दो, ओडिशा का कोस्ट खाली कर दो, वहां पर साइक्लोन आने वाला है। The government has rather resupplied the people living in the affected area. इफेक्ट कब होता है चीजों का? बाढ़ आ गई, लोग निकल नहीं पाए, घर टूट गए, बह गए, सब चला गया, पैसे चले गए, अब उनको चाहिए कुछ खाने पीने को, तो तब उन्हें रिलीफ दिया जाता है। तो ये दोनों जो इफेक्ट है ना, ये अलग, ये मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में है। सर आप ये समझो। हाँ बोलो। जैसे ये भी तो हो सकता है ना कि हर एक सेकंड नहीं, कॉमन कॉज ही सही आंसर होगा। कॉज तो कॉमन ही है ना, कॉज तो कॉमन है। कॉज नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, वो तो ठीक है, दोनों चीजें करी जाती है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, ये तो करेक्ट है, डी करेक्ट होगा इसका आंसर। सर इसमें ये भी हो सकता है कि सर लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक एक करके बोलो। सर इसमें ऐसे भी हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल इवैक्यूएटेड लिखा है इसमें, तो कुछ लोग तो रह गए वहां पे, जो लोग रह गए उनके लिए रिलीफ सप्लाईज जा रही है। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, ये दूसरे का इफेक्ट कॉज तो नहीं है, बट कॉमन कॉज तो है ना, नेचुरल कैलेमिटी, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है ना? चलो वन बाय वन करके बात करेंगे। सर डी कैसे होगा? सर ई होगा। रुक जाओ, सुन लो पहले, सुन लो। अच्छा सॉरी, इंडिपेंडेंट नहीं, सॉरी ई होगा। ई मैं वही कह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन मेरी वही है, कॉमन कॉज, इंडिपेंडेंट नहीं, कॉमन कॉज। अभी बताओ, मैं ई कहना चाह रहा था, मतलब मैं कहना कॉमन कॉज यार, लेकिन मैं हाँ बताओ आपके अकॉर्डिंग बताओ। सर एक्चुअली ए इसलिए सोचा था कि चलो कोई भी रीजन है, उनको निकाला जा रहा है, जो लो लाइंग एरिया से लोगों को निकाला जा रहा है, तो उनका मोस्टली सामान जो है वहां से, फिर अगर कोई भी अफेक्टेड एरिया होता है तो वहां से हम सिर्फ लोगों को ही निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका सामान वगैरह भी साथ में जाते हैं, तो उनको रिलीफ सप्लाईज तो चाहिए ही होंगी ना। तो रिलीफ सप्लाई तो इफेक्टेड एरिया में जा रहा है ना, लोग तो पहले स्टेटमेंट में सेफर प्लेस में पहुंच चुके हैं, और रिलीफ सप्लाई को अफेक्टेड एरिया में जा रहा है। अगर आप जो रीजन दे रहे हो, आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको उस एरिया से निकाल के सेफर प्लेस में पहुंचा दिया, तो फिर मैं इफेक्टेड एरिया में रिलीफ फंड देने क्यों जाऊंगा? जो आपने रीजन दिया, मैंने उसका आंसर दिया आपको। तो फिर अभी भी किसी ने बोला था कि जैसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल या थोड़े बहुत जो रह रहे हैं उनके लिए, मे बी जो लोग वहां पे उस एरिया को ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं, मे बी उनके लिए, जो मिलिट्री वगैरह भी, तो मिलिट्री फोर्सेस लगती है। 100 लोग रहते थे, ठीक है, 100 में से 50 को हम निकाल रहे थे, बाढ़ आने वाली थी, 50 रह गए बाढ़ में, उनका घर रह गया। अभी एक चीज बताओ, क्या ये एक दूसरे कॉज इफेक्ट कैसे है? ये कॉज इफेक्ट कैसे है? ये कॉज इफेक्ट नहीं है, ये आपके इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट है, परिणाम है। और कॉमन कॉज क्या है कि पहले तो लोगों को निकाला क्योंकि बाढ़ आने वाली थी, और उसके बाद जो लोग रह गए उनको खाना पहुंचाएगा, मतलब ये परिणाम है दोनों। तो सरकार ने जो एफर्ट दिखाए हैं, और इसके पीछे एक कॉमन कॉज है कि बाढ़ आने वाली थी या बाढ़ आ गई। यस सर, ठीक है सर, समझ गई। सोनाक्षी बोलो। इसका ई आंसर है, क्योंकि ये दो चीजों जो घटनाएं ये तभी होती हैं जब एक कॉमन कॉज होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ऊपर वाले स्टेटमेंट में बाढ़ आई होगी और नीचे वाले स्टेटमेंट में टेररिस्ट अटैक हुआ होगा, है ना, ऐसा मत बोलना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। बी बी कैसे होगा जरा बताना दीजिए, एक्सप्लेनेशन दो मुझे। बीडी बोलना आसान है, एक्सप्लेनेशन दो जरा। सर जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द स्टेट हैव रिमेन्ड वेकेंट, खाली रह गई। ठीक, क्यों हुआ? द गवर्नमेंट कॉलेज इन द स्टेट हैव कुड नॉट अकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब अगर यहाँ पे ये होता, द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द स्टेट, द मेनी सीट्स ऑफ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द स्टेट हैव रिमेन्ड वेकेंट, जिससे इनका खाली रह गई।
द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इन द सीट। ओके, हाँ, अगर यहाँ पे ये होता है द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द स्टेट ऑल द सीट्स आर कंप्लीटली फ्री। अगर यहाँ पर ये होता कि द ऑल द सीट्स इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैव बीन फिल्ड, many seats in the private engineering college in the state have remained vacant। अब ये एक दूसरे के कॉज इफेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोला है, अगर पहला एज इट इज रखता, ठीक, दूसरा करता ऑल द सीट्स इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैव बीन फिल्ड, तो वहां पर सारी सीट्स फिल हो गई है, मतलब सारे स्टूडेंट्स उधर चले गए, इसलिए प्राइवेट में खाली रह गया। अभी प्राइवेट में खाली रह गया, वहां पर सीट, वहां पर बच्चे इतने कि वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। अरे अगर वहां पर अकोमोडेट नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे अगर एडमिशन लेना तो फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट में भी फिर सीट खाली रह रही है। तो ये तो कोई एक दूसरे कॉज इफेक्ट हो ही नहीं रहे पर किसी के एंगल से। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जो डी आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी ही होगा। दोनों के अलग अलग रीजंस है। समझ आया दीपक? यस सर। थोड़ा सा केयरफुली पढ़ो वर्ड्स को, ठीक है? हाँ सर, प्राइवेट और गवर्नमेंट थोड़ा देखा नहीं मैंने, इंजीनियरिंग में ये तो क्रिटिकल रीजनिंग तो रीडिंग का पूरा एक अभी वहां पर उमंग ने वहां पर हैड पढ़ लिया था, तो वो उसी पर बोल रही थी सर हैड लिखा है, पहले डिसाइड हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज वर्ड्स का ही खेल है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है एंड देन थोड़ा सा प्रैक्टिकली लॉजिकली आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एग्जैक्टली, यहाँ पर एट पार का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि बताएगा क्या? एट पार The bank had decided to give advances to the private sector at the rate of interest at par with the corporate sector. ठीक है, उनको लोन दे रहा है। The percentage of bad loan given by the bank to the private sector is very low. The percentage of bad loans given by the banks to the private sector is very low as compared to the corporate sector. पहले तो मुझे एक चीज बताओ, कोई भी एक जना मुझे सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग समझाओ। The percentage of bad loan. What is bad loan? What is bad loan? तो जो रीपे नहीं हो पाया। हाँ, मतलब एनपीए ज्यादा है। तो ये क्या कह रहा था? परसेंटेज ऑफ बैड लोन गिवन बाय द बैंक्स टू द प्राइवेट सेक्टर इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। मतलब वो ये कह रहे हैं बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर की जो लैंडिंग है उसका जो एनपीए है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के कंपैरिजन में बहुत कम है। करेक्ट? यस और नो? मतलब वो जितना भी लोन प्रायोरिटी सेक्टर को दे रहे हैं उसमें उनको एनपीए सबसे कम मिल रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर से। ठीक, the bank had decided to give advance to the private sector at the rate of interest at par with the corporate sector. At par का एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है कि at par का मतलब क्या होता है? अबव होता है? नो सर, एट पार इज जितने का था उतने में दिया। इट्स लाइक the bank had decided to give advance to private sector rate of interest at par with the corporate sector. मतलब जितने का है उतने में दिया, बट हाउ दे रिलेटिंग विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब यू कंपेयर कैसे कर रहे हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर का ज्यादा है इसमें या फिर इनका ज्यादा है?
नहीं वो तो ठीक है प्रीमियम एंड ऑल, बट यहाँ पर इस लाइन का स्टेटमेंट का थोड़ा मीनिंग इंटरेस्ट एट पार विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि बेसिकली अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर से बेटर है प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करना, क्योंकि वहां पर उनको लॉसेस कम है। ठीक, अभी जब उन्हें लॉसेस कम है तो यहाँ पर ये दिया जा रहा था बैंक हैव डिसाइडेड टू गिव advances to the priority sector at the rate of interest at par with the corporate sector। अभी अगर यहाँ पर ये मीनिंग इसका है at par with the corporate sector, मतलब सेम या ज्यादा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हमारे को प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देने से बैड लोन हमारा कम हो रहा है, मतलब हमें सारा रिफंड मिल रहा है और इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उससे ज्यादा तो नहीं रखेंगे ना उससे कम, उससे बराबर रखेंगे। कहीं ना कहीं हम सिमिलर बोल रहे हैं। अगर वो सिमिलर बोल रहा है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और अगर वो ये बोल रहा है कम है तो बिल्कुल टू कॉज हो जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा। मतलब मेरे को प्रायोरिटी सेक्टर से बैड लोन कम मिल रहा है तो मैंने उनका थोड़ा इंटरेस्ट और कम कर दिया, ठीक है। वो अगर सारा रिटर्न कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर दो, 3 का 2.5 कर दो। लेकिन अगर वो इतना अच्छा होने के बाद भी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबर रख रहे हैं या उसके अबव रख रहे हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जैसे आप लोग बोल रहे हो सिमिलर है, तो सिमिलर है तो भी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर कोई मुझे मुनाफा पहुंचा रहा है किसी दूसरे के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली बात है दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ी सी ब्याज कम करूंगा। आई बात समझ में या नहीं आई? दोनों मीनिंग समझ में आए? वैसे भी तो हमारी सरकार प्रायोरिटी सेक्टर नाम ही क्यों पड़ा है? प्रायोरिटी सेक्टर मतलब उनको प्रायोरिटी पर रखना लैंडिंग के समय। समझ आया क्या पॉइंट? ठीक है, तो अगर ये एट पार विद द कॉर्पोरेट रख रहा है मतलब उसके बराबर रख रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है डी हो जाएगा, क्योंकि रीजन फिर अलग अलग होंगे। समझ आया या नहीं आया ये बताओ सब लोग? थोड़ा सा यहाँ का लैंग्वेज का खेल था, क्योंकि अगर कोई मेरे से अच्छा कर रहा है तो उससे अच्छा करूंगा ना, फिर गलत क्यों करूंगा? अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो फिर रीजन कुछ और एक बार रिपीट कर दो। रिपीट ये है, वो ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ बैड लोन का मतलब क्या है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर हो गया, जो एमएसएमई हो गया, उनको लेन देने में जो बैंकों को घाटा कम है, मतलब वो जो लोन दे रहे हैं वो लोन का रिटर्न भी मिल रहा है और उसमें इंटरेस्ट भी आ रही है। और कंपेयर कैसे जा रहा है? कॉर्पोरेट सेक्टर। वो कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ बैड लोन बाय द बैंक्स टू द प्राइवेट सेक्टर इज वेरी लो कंपेयर टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो जब कॉर्पोरेट सेक्टर से ज्यादा नुकसान है तो ऑब्वियसली बात है ना कि जिससे मुझे नुकसान कम है उसके लिए फिर मैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा, जिससे फिर कम से कम लोग इंटरेस्ट ले, और जो मुझे इंटरेस्ट टाइम टू टाइम रीपे कर रहे हैं, प्रिंसिपल दे रहे हैं, तो उनकी थोड़ा कम करूंगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले। तो अगर ऐसा है, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि वो एट पार मतलब सेम रखने की कोशिश कर रहा है, तो भाई ऐसा क्यों? जब वो तुम्हारे को प्रिंसिपल अमाउंट ना लोन का कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, तो उनको लोन रेट पर सेम देने पे क्या फायदा? तो फिर उनको फायदा पहुंचाना जो आपको हर चीज रिटर्न दे रहे हैं, प्रॉपर लोन दे रहे हैं, प्रॉपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि पहला तो उनका एडवांटेज बता रहा है, दूसरा उनका डिसएडवांटेज बता रहा है, तो हो सकता है अलग अलग रीजन। समझ आया नहीं आया? यस सर। जब कॉन्ट्राडिक्ट करती चीजें तो कभी भी एक दूसरे का कॉज इफेक्ट नहीं हो सकती। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है इसलिए आज मैं क्रिकेट खेलने नहीं गया, अरे जब पसंद है तो जा में ही खेल है ना। तो दो चीजें हैं अलग अलग डायरेक्शन में है अगर, तो वो कभी भी कॉज इफेक्ट नहीं हो सकती एक दूसरे की। अभी करवा दूंगा नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालकों और बालिकाओं? मजा आ रहा है? कुछ अलग टॉपिक है ये बाकी चीजों से। श्रेयांश, आप हर मैसेज के संग ये रोने और हंसने वाला स्माइली क्यों यूज करते हो भाई? डिफॉल्ट सेट कर रखा है क्या? वो उमंग भी 4 बार रोएगी, 4 बार हंसना है, 4 बार रोना है, फिर से सेम कीप गोइंग गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 13।
बहुत बढ़िया, सही सही ना, किसी ने इसका आंसर ए नहीं दिया। अच्छा किसी को ये लग रहा है क्या? किसी को तो ये लगना चाहिए, इट विल बी अ गुड पॉइंट टू डिस्कस। चलो सर बी है, सर बी, मर्डर होने के Thank कारण God. रिवॉर्ड दिया गया है। नहीं नहीं, पहले रिवॉर्ड रखेंगे फिर खून करवाएंगे। फिर तो सर होता अलग ही लेवल हो जाएगा। फिर तो फिर जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के जैसा कंपटीशन होता है, वैसे फिर खून करने के लिए कंपटीशन होगा। फिर तो एक तरह से गवर्नमेंट खुद ही कुछ कर रही है। गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि ढूंढ के दिखाओ तुम, मैंने ही करवाया मर्डर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लास्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। इसमें इतना ही इनफ है, 14 का 14 28 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से मिलने वाला है, मोर देन इनफ है इस टॉपिक। ठीक है, कभी एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, कभी एक, कभी दो, कभी कभी एक्सट्रीम केस में 3, कभी 0 1 2 3। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन वेरी फ्रॉम 0 to 3। सीरियसली सीरियसली इसका ई है। सेब के दाम बढ़ गए, उसकी वजह से दाल के दाम कम हो गए। सही है ना? सेब के दाम बढ़ गए। ठीक है, तो मतलब मेरे दिमाग में एक्चुअली ये आ रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ मतलब ऐसी पॉलिसी हुई होगी कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस इंक्रीज कर दो और फ्रूट्स के डिक्रीज कर दो ताकि लोग हेल्दी हो। लॉन ठीक, मतलब ये है, अब मोदी सरकार ये करेगी, पेट्रोल के दाम घटा देंगे और जो कुकिंग ऑयल है उसके दाम बढ़ा देंगे। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने दोनों क्लासेस करी होंगी उनको ये टॉपिक की क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, 14 + 14 28 क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा रीथिंक करना, उसके बाद अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, हाँ थोड़ा लेकिन क्रिटिकल है तो यूज करना ही पड़ेगा ब्रेन, है ना। लेकिन एक्सट्रीम केस में भी नहीं आना। जैसे हमारी स्टूडेंट है हिमांशी, जिन्होंने लास्ट क्लास में, अभी वो आई नहीं है आज, उन्होंने लास्ट क्लास में अलग ही अलग लेवल के रीजन दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मजा आया होगा आपको पढ़ के ये टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड इन्फरेंस। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सही कह रहा हूँ संदीप। थैंक यू सर। आज क्लास शांत इसलिए क्योंकि हिमांशी नहीं है वरना हिमांशी तो बस शोर मचा देती पूरी क्लास में। हाँ निकेत देख लेना। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मंडे को। संडे को एंजॉय करना, एंजॉय लेकिन तब आउट होता है संडे को, लेकिन तो पहले 6 दिन पढ़ाई करी होती है नहीं तो कोई एंजॉय नहीं, रोज एंजॉय हो रहा है। चलो बाय बाय।